हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बीएड मंत्रास। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की विधियाँ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि लर्निंग एक्चुअल में होता क्या है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, उसका नेचर हो गया और उसके प्रोसेस के बारे में हमने वाइडली डिस्कस करा। तो यह हमारा उस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। क्योंकि अधिगम वाला टॉपिक आपका वाइडली टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके 3 पार्ट किए हैं। तो इस प्रकार से यह वीडियो अधिगम का सेकंड पार्ट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लर्निंग के जितने भी मेथड्स हैं, अधिगम की विधियाँ, इसके बारे में हम वाइडली डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा कि एक्सपीरियंस के थ्रू हमारे बिहेवियर में जो कुछ भी संशोधन होता है, अनुभव के माध्यम से हमारे व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, वही क्या है, सीखना है। उस वीडियो में हमने ये भी जाना कि किसी भी प्रकार का थकान हो गया या फिर मैच्योरिटी हो गया, परिपक्वता, या फिर किसी भी प्रकार का डिजीज़ होने की वजह से हमारे बिहेवियर में जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, हमारे व्यवहार में जो कुछ भी परिवर्तन होता है, उसे हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। क्योंकि उन चीज़ों से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है, हम कोई भी न्यू चीज़ नहीं सीख पा रहे होते हैं। सो इस प्रकार से उसको हम अधिगम नहीं कह सकते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान में रखने हैं। तो हम बिना किसी देर किए एक एक मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी प्यार दिया है। इसी तरह से आगे भी अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिएगा। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे यहाँ पर सलाह लेना चाहूँगी कि मेरे को थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहिए, कि अभी जो मैं बता रही हूँ उससे मेरे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना चाहिए इन टॉपिक्स को। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करके मेरे को बताइए, जिससे कि मैं आपको उन टॉपिक्स को अच्छे से बता पाऊँ और आपकी हेल्प कर सकूँ। एंड फ्रेंड्स, आप वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर दिया करें, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छे से वीडियोस को प्रोवाइड कर सकूँ आप लोग को। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि हम जितने भी मेथड्स दिए गए हैं उसको हम अपने डेली लाइफ में किसी न किसी रूप में उपयोग में लाते ही हैं। तो आपको बस इनके नेम बस को अच्छे से पता होने चाहिए, फिर बाकी चीज़ों को आपको बस समझने की कोशिश करनी है और अपने वर्ड में उसको डील कर देना है। सो फर्स्ट मेथड है अनुकरण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय इमिटेशन। क्योंकि फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि वे अपने से बड़ों का या फिर वो किसी का भी वो नकल करते हैं। जैसे कि उनके दादी दादा ऐसे चलते हैं, उनके मम्मी पापा ऐसा डांटते हैं। सो इस प्रकार से अनुकरण स्वाभाविक प्रवृत्ति होता है और छोटे बच्चे इनका अधिक यूज़ करते हैं। सो इस प्रकार से इस मेथड में व्यक्ति एक दूसरे के कार्य को देखकर स्वयं ही वो क्रिया करने लगता है, उनकी नकल करने लगता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इमिटेशन होता है, अनुकरण होता है, वो कॉन्शियसली भी होता है और अनकॉन्शियसली भी होता है। मतलब कि ये चेतन और अचेतन दोनों अवस्था में होता है। जैसे कि जब एजुकेशन के फील्ड में व्यक्ति जानबूझकर इमिटेट कर रहा होता है तो वो कॉन्शियस स्टेट होता है, मतलब कि वो चेतन अवस्था में नकल कर रहा होता है। वही जब व्यक्ति अपने रोल मॉडल या फिर जिसको वे अपने लाइफ के हीरो मानते हैं, उसकी जब वो नकल करते हैं तो ये अनकॉन्शियस भी होता है, मतलब कि अचेतन अवस्था में होता है। उनको उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है कि वे क्या कर रहे होते हैं, अपने रोल मॉडल की जब वो नकल कर रहे होते हैं तब। तो इस प्रकार से यदि हम इस मेथड को इजी वे में समझने की कोशिश करें तो इस मेथड के अंतर्गत बच्चा जो है सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, प्ले वगैरह हो गया, इत्यादि चीज़ों को वो इमिटेशन मेथड के थ्रू सीखता है। सो आई होप कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट अधिगम की विधि है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो जैसा कि हमें बड़े जो है अक्सर कहते हैं कि आप किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को आपको लिख कर देखना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को हम करके सीखे रहते हैं, मतलब कि हम उसको लिख कर देखे रहते हैं, वो अधिक टिकाऊ होता है, हमें वह नॉलेज अधिक टाइम तक याद रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, इस मेथड में हमारा माइंड और फिज़िकल, मतलब कि हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों कार्य करता है, दोनों एक्टिव होते हैं। तो इस प्रकार से जो बुकिश और थ्योरेटिकल नॉलेज होता है उसको तब तक आप सार्थक रूप में नहीं समझ सकते हैं जब तक कि उसको आप प्रैक्टिकली
व्यवहार में ना ला पाएँ। तो इस प्रकार से स्कूल में इस बात पर अधिक एम्फेसाइज किया जाता है कि बच्चे जो है विभिन्न नॉलेज को, विभिन्न ज्ञान का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो अवधारणा होता है, उनको वो करके समझे और इसके लिए वे लेबोरेटरीज वगैरह मतलब कि प्रयोगशाला का निर्माण भी किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट है डॉक्टर मेस, तो उनका यह कथन है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं वरन शरीर के अवयवों में है। सो इस प्रकार से यही रीज़न है कि हम करके सीखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है निरीक्षण से सीखना, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर निरीक्षण मतलब कि हम चीज़ों को देखकर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम अवलोकन करते हैं। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन इन द सेंस कि किसी वस्तु को जब हम कॉन्सेंट्रेट उस पर हम ध्यान केंद्रित करके हमें उसका परसेप्शन, उसका प्रत्यक्षीकरण करना होता है, मतलब कि उस वस्तु के बारे में समझना होता है। तो यदि हम इसे इसी वे में समझने की कोशिश करें तो एजुकेशन के फील्ड में बच्चे को पहले कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि उन्हें मूर्त वस्तुओं से जो चीज़ें हमें प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है उसको हमें पहले बताना चाहिए एंड देन हमें अमूर्त वस्तुओं के बारे में उन्हें बताना चाहिए। सो इस प्रकार से छोटे बच्चों के लिए यह मेथड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे चीज़ों को स्वयं देखकर वो ऑब्जर्व करते हैं, उन पर वो विचार करते हैं और उसको वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो नेक्स्ट अधिगम की विधि है अनुकूलन द्वारा सीखना, लर्निंग बाय कंडीशनिंग या फिर लर्निंग बाय एडॉप्टेशन। सो फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा, अनुकूलन मतलब कि उस वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना। तो इस प्रकार से इस मेथड के अंतर्गत बच्चों का या फिर व्यक्ति का जो अस्वाभाविक या फिर उत्तेजित व्यवहार होता है उसको स्वाभाविक व्यवहार में कन्वर्ट किया जाता है। इसी को तो अनुकूलन कहा जाता है ना। सो इस प्रकार से इस मेथड को हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि साइकिल चलाना हो गया, क्लोथ्स कैरी करना हो गया, भोजन करना हो गया। तो शुरुआत में जो हमारा अस्वाभाविक गुण होता है इन सब के प्रति या फिर जो उत्तेजित व्यवहार होता है उसको हम इस मेथड का यूज करते हुए उन्हें हम स्वाभाविक गुण में बदल सकते हैं और इस प्रकार से हम अपने वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेते हैं, जिससे हमारे व्यवहार में चेंजेस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अधिगम की विधि है अनुकूलन द्वारा सीखना। सो फ्रेंड्स, आपको इस वाले पॉइंट को बस इसके एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करना है, फिर बाकी चीज़ों को इसको आपको अपने वर्ड में डील कर देना है। सो इस प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने आप लोग के लिए एजुकेशन फिलॉसफी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूरा नोट्स तैयार किया है। तो उस बुक में पूरा सिनॉप्सिस तैयार करके बताया गया है एंड पूरा रेफरेंस बताया गया है, मतलब कि बुक्स नेम हो गया, ऑथर नेम हो गया। तो इस प्रकार से एजुकेशन फिलॉसफी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहाँ पर उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक्स्ट अधिगम की विधि है प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। तो इस मेथड के अंतर्गत व्यक्ति अथवा प्राणी जो है वो त्रुटि कर करके, गलती कर करके सीखता है। सो इस प्रकार से वह कई बार गलती करता है, वो कई बार प्रयत्न करता है और इस प्रकार से उसका त्रुटि कम होते जाता है और वह सफल हो जाता है अपने कार्य में। सो इस प्रकार से अधिगम की यह विधि कहलाती है प्रयत्न एवं त्रुटि से सीखना। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्दृष्टि से सीखना, लर्निंग थ्रू इनसाइट। तो इस मेथड में पहले तो हमें अंतर्दृष्टि क्या होता है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि मतलब कि उस वातावरण या फिर उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। तो यहाँ पर अंतर्दृष्टि मतलब कि सूझ हो गया, मतलब जैसे कि हमारे लाइफ में कोई भी सिचुएशन या फिर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहाँ पर हमें क्विक रिस्पांस करना होता है, वहाँ पर हमें त्वरित निर्णय लेना होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसी दशा में हमारी सूझ, हमारा क्विक रिस्पांस जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो इस प्रकार से हमें जो है बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, जिससे हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। सो इस प्रकार से सीखने का एक मेथड हो जाता है अंतर्दृष्टि से सीखना। तो आई होप कि आपको यह पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है
परीक्षण द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एग्जामिनेशन। तो अधिगम की यह विधि अधिक साइंटिफिक मेथड है, अधिक वैज्ञानिक विधि है। तो इस मेथड में पहले बच्चा जो है क्वेश्चन करता है और उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करता है और उसके सॉल्यूशन के लिए हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट करता है, परिकल्पना का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से वो ऐसे सिचुएशन या फिर ऐसे क्वेश्चन का वो प्रैक्टिकली आंसर ढूंढने की कोशिश करता है। सो इस प्रकार से बच्चा जो है परीक्षण द्वारा भी सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। चूँकि फ्रेंड्स सीखना स्वाभाविक और सहज प्रवृत्ति होता है, मतलब कि व्यक्ति अथवा प्राणी हमेशा अपने लाइफ में कुछ न कुछ वे सीखते रहते हैं। सो इस प्रकार से सीखना एक इंडिविजुअल प्रोसेस, मतलब कि व्यक्तिगत प्रक्रिया तो है ही, बट इसके साथ ही साथ सामूहिक रूप से भी सीखा जा सकता है। जैसे कि क्लास में बच्चे जो है सीखते हैं, तो यह एक ग्रुप मेथड का एग्जाम्पल है। इससे बच्चे में आपस में कॉम्पिटिशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, सहयोग की भावना हो गया, सहानुभूति हो गया और इसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट जैसे इन सारे क्वालिटीज़ जो है बच्चे में डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार से वे ग्रुप में रहकर भी सीख सकते हैं। सो आई होप कि आपको यह मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट अधिगम की विधि है पूर्ण एवं अंश विधि, होल एंड पार्ट मेथड्स। सो फ्रेंड्स, यह मेथड में दो मेथड छिपे हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड है पूर्ण विधि और एक है अंश विधि। तो इसमें पूर्ण विधि के अंतर्गत जो सब्जेक्ट मैटर होता है या फिर जो अध्ययन सामग्री होता है उसको एक साथ ही बच्चों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो इस प्रकार से बच्चे उन अध्ययन सामग्री को एक साथ ही सीखते हैं। और जबकि अंश विधि में उन सब्जेक्ट मैटर को या फिर उन अध्ययन सामग्री को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि इसका हम एग्जाम्पल देखें तो इस अंश विधि के अंतर्गत मैं आपको अधिगम टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। जैसा कि हमने इस अधिगम टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट पार्ट में इसके डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके नेचर को डिस्कस करा एंड हमने सेकंड पार्ट में इसके अध्ययन विधि को डिस्कस करा। तो इस प्रकार से मैंने इस टॉपिक को आपको पार्ट में डिवाइड करके बताया। तो इस प्रकार से अंश विधि को खंड विधि भी कहा जाता है। सो इस प्रकार से इस मेथड का यूज़ उस अध्ययन सामग्री के नेचर को ध्यान में रखते हुए यूज़ किया जाना चाहिए। सो आई होप कि आपको ये सभी मेथड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक का कंक्लूज़न यही निकलता है कि अधिगम की जितनी भी विधियां हैं उन सब का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इन सभी विधियों का हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम इसको डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। एंड एजुकेशन के फील्ड में इन मेथड्स का यूज़ उन अध्ययन सामग्री को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और इसके साथ ही साथ बच्चे के नेचर और उनकी एज को भी ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल B.Ed मंत्रास में मिल जाएगा, तो इसे आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप चाहें तो इस चैनल को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पर डिस्कशन किया हुआ है तो उसका हमने एक प्लेलिस्ट सेक्शन तैयार करा है। तो उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप उन सभी टॉपिक को सीक्वेंशियली टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे ज़रूर से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच सके। Thanks for watching.